में कहते हैं चट्टानों वाला भाग है। राजस्थान में सर्वाधिक पीला मार्बल कहां से निकलता है? वहां से पीला ग्रेनाइट निकलता है पीला से, ठीक है। तो इस भाग से निकलता है, आपको बताओ तो कहते हैं यहाँ पर चट्टानें मिली गई, टर्शियरी कालीन चट्टानें हैं, अपसदित चट्टानों के अवशेष मिले हैं, जुरासिक कालीन यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। लगभग इस क्षेत्र के 40% भाग पे फैला हुआ है ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। चट्टानों का भाग है, अपसदित चट्टानें हैं। इसके अलावा आपने वो शरीर सुनी होगी, दाठनी शरीर, भूगर्भीय जल पट्टी के अवशेष मिले हैं, वो सारे ये बालू का मुक्त प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। कि जहाँ पर अपसदित चट्टानें हैं जिनमें पानी पाया गया, जल के भंडार पाए गए हैं या तेल के भंडार भी पाए गए, बता रहे हैं। ये सारा प्रदेश कौन सा कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। लेकिन सबसे रोचक बात ये है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में एक स्थान, एक गांव जिसका नाम है आकल गांव। आकल गांव में यहाँ पर लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक पार्क विकसित किया गया जिसका नाम है आकल वुड फोसिल्स पार्क। फोसिल्स बोलते हैं किसको? जीवाश्म को कहा जाता है। वुड बोलते हैं लकड़ी को, क्योंकि यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जुरासिक कालीन जब यहाँ डायनासोर हुआ करते थे तब की बात कर रही है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ प्राप्त हुए हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में हुए हैं। दिक्कत आपको यहाँ प्राप्त होगी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या है? देखिए, बालू का स्तूप युक्त का मतलब बड़े बड़े टिब्बे हो, इसी की बात कर रही है, टिब्बों की बात कर रहा है। अब इसके 3 प्रकार। एक को कहा जाता है बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। एक को कहा जाता है पवनानुवर्ती या उसको रेखीय क्रम कहा जाएगा। तीसरा प्रकार जो है अनुप्रस्थ या इसे कहा जाएगा अनुदैर्घ्य। देखिए, इसको डेफिनेशन जरूरी है, बस एक ही बात है। इनमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है? थोड़ा आकार किस तरीके से होता है, अभी इसकी बातों में देख लेंगे। सबसे भूल करने वाली बात है ये, इन पेपर से खूब आ रहे हैं आजकल। सबसे पहले कौन सा बताया? बरखान। अब बरखान, वैसे बरखान, वैसे बीकानेर, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बरखान मतलब आकृति होगी अर्धचंद्रमाकार, एक तरफ टिब्बा बना, एक तरफ मतलब टिब्बा बन गया, अचानक यहाँ पे इस तरीके से ढलान सी होगी, कौन सा बन गया? बरखान। ये इसे क्या कहेंगे? अर्धचंद्राकार कहेंगे। वैसे बरखान, वैसे सर्वाधिक बीकानेर, सर्वाधिक कहाँ होंगे? बीकानेर में। क्लियर है? 2 नंबर इसके बाद में है पवनानुवर्ती। कौन सा? ये इसे क्या कहेंगे? ये इसे रेखीय भी कहेंगे, रेखीय क्रम कहेंगे, कि रेखीय क्रम होता है ना ये। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? है आप इसको विद्वान बताने वाला। पवनानुवर्ती या रेखीय, इसका मतलब क्या होगा? हवाओं के समांतर। हाँ, बिल्कुल सही। ये भी पवनों की समांतर बने, क्या कहेंगे? रेखीय कहेंगे, या इसको पवनानुवर्ती कहेंगे। ये भी इजी। लेकिन अब जो होगा ना वो कंफ्यूज करेगा। कैसे? नाम आता है अनुदैर्घ्य। शब्द का नाम क्या है? अनुदैर्घ्य, या इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ कहेंगे। अब कुछ समय तक एक ही दिशा में पवन चलती रहे, कुछ समय तक क्या चलती रहे? एक ही दिशा में पवन चलती रहे। जब पवन अपने आप में संपूर्ण काटे तब जो स्तूप का निर्माण होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? हाँ, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ कहा जाएगा। 3 तो है मुख्य प्रकार। एक और होता है तारा स्तूप, जिसे कहा जाता है। देखिए, तारा स्तूप का मतलब ये होगा, बड़े बड़े स्तूप बनेंगे, लगभग इनकी जो हाइट होती है तारा स्तूप की 60 मीटर तक होती है। खतरनाक होती है ये। अब तारा स्तूप हमने देखे बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, कहीं किसी काम के नहीं है, ना वहाँ कृषि होती है ना कोई बात, इन्हें कहते हैं तारा स्तूप। लेकिन इन सभी प्रकारों में सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तारा स्तूप नहीं होता, अर्धचंद्राकार होता है। किसी भी काम का नहीं है, भी किसी भी काम का नहीं है। सर्वाधिक बीकानेर में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी क्लियर है, युक्त प्रदेश भी क्लियर है। अरे कोई समस्या हो तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट क्लियर कर लिया उन्होंने। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने 2 भाग किए। इधर वाला कौन सा था? शुष्क प्रदेश है, इसको क्या बोला था? भारतीय महासागर का था। अब जो आपका भाग होगा इसे कहा जाता है अर्धशुष्क प्रदेश, या इसे कहा जाता है कौन सा भाग? इसे कहा जाता है राजस्थान का बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश इस भाग से कुछ अलग है। या तो कहीं पर झीलों वाला भाग है,
या कहीं जोड़ों से सिंचाई होती है, या कहीं आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, या कहीं पर खारे पानी का क्षेत्र है, इसमें अलग अलग प्रधानता है। तो कैसे उत्तरी भाग में देखो दो जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। कौन कौन से दो जिले? एक हनुमानगढ़ है, एक श्री गंगानगर। एक नदी आती थी प्राचीन समय में जिसका नाम था घग्गर नदी। घग्गर नदी का मैदान तैयार हुआ, घग्गर नदी बेल्ट तैयार हुई, इसे कहा जाता है घग्गर का मैदान। कौन सा मैदान? घग्गर का मैदान। देखो ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है जो हिमालय प्रदेश से आती है। तो बता दो राजस्थान में सर्वाधिक हिमालय प्रदेश की मिट्टी किस भाग में आती होगी? इसी भाग में आती है भी। घग्गर नदी के आसपास के नाली वाले क्षेत्र को पाट कहा जाता है, और घग्गर नदी को सामान्य भाषा में यहाँ इसको नाली कहा जाता है। यहाँ जो कृषि होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या? उसे बगी कहा जाता है। चावल की सर्वाधिक कृषि होती है, गेहूं की सर्वाधिक कृषि इसी भाग में होती है। और ये आपका घग्गर का मैदान जो राजस्थान के दो जिलों में, कौन कौन से जिले? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान के लगभग 3 जिले, सीकर का पूरा भाग, झुंझुनू का पूरा भाग, इसके अलावा चूरू का पूरा भाग। 3 जिले तो आते हैं पूरे, जिसे कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है इसे। लेकिन शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी नागौर का भी भाग आता है। पूछे कितने जिले थे, क्या बताओगे? 3 जिले। कौन कौन से? चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है। शेखावाटी का हृदय किसे कहा जाता है? सीकर जिले को कहा जाता है। चलो बता दिया अभी, क्लियर है क्या? इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रमुख नदी है, नदी का नाम है कांतली नदी। नदी का नाम कांतली नदी के भाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शाबाश, तोराबाटी कहा जाता है। तोराबाटी कह दिया। इस तोराबाटी बेसिन में, अच्छा घग्गर के मैदान को, घग्गर के मैदान को सोटाबाटी कहा जाता है। कौन सी बाटी? सोटाबाटी। ये इसको काठी भी कहा जाता है। काठी मतलब इसके किनारे होने के कारण, बस इतनी सी बात होती है। क्लियर है क्या? इसके बाद देखेंगे यहाँ नागौर का भाग, झीलों वाला भाग, जैसे कुचामन झील, सबसे प्रमुख झील जिसका नाम डीडवाना झील, टेकाना झील, और इसके अलावा नावा झील। ये 4-5 बड़ी बड़ी झीलें यहाँ पर। डीडवाना झील हुई, पंचभद्रा नहीं है, बाड़मेर में। डीडवाना, कुचामन, टेकाना, नावा और कुछ भाग संबर का आता है। ये सारा लवणीय भाग, क्योंकि इस भाग के अंदर NaCl की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा, लवणता अधिक है यहाँ पर, इसलिए भूमि में उच्चता पाई जाती है लवणता में, इसलिए इसको बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। तीसरा पार्ट कर दिया हमने का। पहला कौन सा था? घग्गर का मैदान। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? कर दिया। अब देखिए एक नदी आती है अजमेर से, नागपुर। पहाड़ी ऐसा है, पहाड़ की आकृति नाग, जैसे को नाग बैठा हो, नाग के समान। अब राजस्थान में तो विशेषता ही है, मान लो कोई पहाड़ है, कुत्ते आकृति, क्या कहेंगे उसको? गंडक पहाड़ बोल देंगे। मतलब कि नाम तो निकले जाते हैं, थोड़ी कोई विशेषता हुई, आप कोई पुट्ठे काम कर दो, आपकी विशेषता निकल जाएगी, काम तो पक्का हो ही जाएगा। पहाड़ की आकृति नाग के समान, नदी निकली, नाम रह गया पहाड़ का नाम ही नाग पहाड़। नदी का उद्गम हुआ, नाम होता है साबरमती। पाली में गई, नाम हुआ सरस्वती। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी हो जाता है खारा। यहाँ इस प्रदेश को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश में बहती है बाड़मेर के जालोर के भाग में। यहाँ इस नदी के भाव क्षेत्र को कहा जाता है क्या? रेल या नाडा भी कहा जाता है। लेकिन अपन ये देखें इस प्रदेश को क्या बोलते हैं? इसको लूणी बेसिन कहा जाता है, ये इसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। रिपीट करो साथ में, 4 भाग कौन कौन से? पहला कौन सा हुआ? नंबर 2 कौन सा हुआ? नंबर 3 कौन सा हुआ? नंबर 4 कौन सा हुआ? लूणी बेसिन हुआ। दोनों भाग क्लियर है क्या? तो दिक्कत तो नहीं है। अब देखें मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ विशेषता और भी है क्या? यहाँ क्या कुछ विशेषता है, यहाँ क्या कुछ पाए जाते हैं, या फैक्ट्स देखेंगे कि आजकल के कुछ पर्सन पुटअप होते हैं, उनकी बात करेंगे अपने। कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति। कौन सी? मरुद्भिद वनस्पति। जीरोफाइट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जीरोफाइट भी कहा जाता है, इसे मरुद्भिद भी कहा जाता है।
कह दिया क्या क्या कहेंगे, मतलब शुष्क कंटीली, ज्यादा हरी भरी नहीं होगी, इसको अपने विरुद्ध फिर दिया, इसको जीरोफाइट कहते हैं। आगे बढ़े। इसके बाद देखें यहाँ कुछ फेमस स्थान भी है, पलायन झीलें किसे कहते हैं, हाँ जी स्टेपिज भी नहीं बोलते हैं, स्टेपिज भी इसे बोलते हैं। पलायन झीलें क्या होता है, रन टाट किसे कहा जाता है। देखो आपको अलग अलग गाइडें अलग अलग बताएगी, थोड़ा कंफ्यूजन का मैटर है, लेकिन कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। मान लो ये आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, सुंदर है क्या, मरुस्थल में घूम मत हो जाना। ये कौन सा प्रदेश है, ये आपके हैं टिब्बे बड़े बड़े मरुस्थलीय, जाना नहीं है बस देखना आपको ये। पहली बात तो ये कि मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा होती नहीं है, होती है वो थोड़ी बहुत होती है, कोई मान लो थोड़ी बहुत वर्षा होगी, पानी इकट्ठा हो गया तो वहां पर क्या होगा, अस्थायी झीलों का निर्माण होगा। क्या होगा, अस्थायी झीलों का निर्माण होगा, जिन्हें क्या कहा जाता है, पलायन झीलें कहा जाता है। कह दिया यहाँ पानी इकट्ठा कैसे होगा, चारों तरफ बालू का स्तूप है, टिब्बे हैं, मान लो पानी टिब्बे में जाएगा धसेगा, लेकिन फिर भी पानी थोड़ा बहुत आएगा बीच में, थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया होता है। इसका भी है जैसे रामसर क्षेत्र है इनमें से, लेकिन अपने यहाँ विश्वास करेंगे यहाँ नहीं होता। रामसर का जैसे कुछ क्षेत्र है यहाँ बुद्ध जिले प्लान जिले खूब बनती है। अब मान लो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हुआ, ऐसे ही जिले बनी, 15 दिन की 20 दिन को महीने की, इसे क्या कहेंगे, इन्हें जिले कहेंगे। अब झील अस्थायी है, थोड़ा तो पानी होगा, सूखेगा पानी तो, अब हल्का फुल्का दलदली भाग होगा, उसे कहा जाता है रन, या इसे टाट भी कहा जाता है। और जब सूख जाएगा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टाट। टाट बताइए आपको, कोरी तो होती है, सूखी होती है, वो बात है इस तरीके से, ये रन टाट का मतलब है। लेकिन अब मरुस्थलीय प्रदेश में पानी होगा तो ये तो होगा ही, घास तो उगेगी, थोड़ा बहुत पानी होगा, उस पानी होने के कारण हरी भरी घास निकलेगी, उसे क्या कहा जाता है, नकली स्थान कहा जाता है। अब दोबारा बताता हूँ आपको मैं, चारों ओर मरुस्थलीय प्रदेश हो, थोड़ा बहुत बीच में हरा भरा भूभाग हो, क्या कहलाता है, नकली स्थान का निर्माण किस घास से होता है, सेवण घास की सहायता से होता है। जैसलमेर का क्षेत्र इसके लिए फेमस माना गया अभी। इसके बाद देखेंगे लाठी सीरीज, क्या है लाठी सीरीज, एक अपने डांग पटा था, इधर यहाँ क्या डांग पटा था ना, यहाँ पर इधर डांग था, इधर आपकी लाठी है, एक तरफ डांग एक तरफ लाठी, और बीच में बच गए वो, है ना, उनका तो भला ही गुजारूंगा, चलो डर रहेगा तो कोई उठे काम नहीं करेंगे यहाँ पर, बाकी डरते तो कम ही है राजस्थान वाले। अब लाठी सीरीज क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी है, मीठे पानी की सीरीज है यहाँ पर, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक घास होती है, उस घास का नाम है सेवण घास, इसलिए इसको सेवण घास क्षेत्र भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के निकटवर्ती का भाग है, बिल्कुल होती है, और भी कई घास है, तरड़ घास है, नाम ऐसे ही है, तरड़ घास है, बुराक घास है, ब्राह्मण घास है, तो घासें तो बहुत प्रकार की है, वो मैं आपको स्पेशल बता दूं कौन सी घासें। थोड़ा आगे बढ़ते दो मेरे को, अब जाओ ना, आगे जाने दो। हाँ, लाठी सीरीज क्लियर है क्या, कर्नल टोड है राजस्थान में, बाकी कर्नल टोड ने कुछ छोटा नहीं है, सारे जगह घूम के चला गया था वो। कर्नल टोड राजस्थान में कुछ नहीं छोड़ा, वास्तव में तो आज उसको इतिहास का पिता कहते हैं, जैसे कौन किसको कहेगा बेचारे। तो कर्नल टोड ने क्या कहा, ये जो लाठी सीरीज है ना, ये मीठे पानी की सीरीज है, ये सीरीज तो सरस्वती नदी का अवशेष है। यहाँ जो इतना मीठा पानी आ रहा है, किसका अवशेष है वो, सरस्वती नदी का अवशेष है। कर्नल टोड बेचारे विद्वान था, लेकिन कईयों ने उसकी बात मानी नहीं, अब वो साबित हो रही है। इसके अलावा जैसलमेर में एक कुआं है, कुएं का नाम है संदक नलकूर, पानी बहुत मीठा है इसका, बहुत मीठा पानी है। लोग बोलते हैं कि इसके इतना मीठा पानी है कि इसके पानी से आप लस्सी बना सकते हो, शादी मिठाई तो वो तो बात गलत हो जाएगी। हाँ वो कही आप सोच ले ना जी, क्या अब इसका उसको सुनकर क्या है, कोई स्वांस कर लेगा, गाड़ी भर ली, पिंपे भर लिए, चलो पानी वहीं से लेंगे, वो मीठा पानी नहीं है। इस पानी के अंदर NaCl की मात्रा नहीं है, इसमें NaCl की मात्रा नहीं होती, इसको मीठा पानी बोलते हैं, न कि वो चाशनी घोड़ी हुई कोई, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो मीठे पानी का मतलब ये है। इस मीठे पानी की विशेषता से इसे कहा जाता है धार का गड्ढा कहा जाता है।
एक कुआ और है बाड़मेर में, बटाड़ू का कुआ। देखो बे से बटाड़ू, बे से बढ़ता है बाड़मेर। इसका उपनाम तो थार का गढ़ा, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। क्या बोलते हैं इसको? इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। कह दिया क्या? कोई समस्या तो नहीं है? बस आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक और है मंदिर यहाँ पर, एक गांव जिसका नाम पीपलूद गांव। का नाम कहाँ पड़ता है? पीपलूद गांव। ये पड़ता है बाड़मेर में, बाड़मेर में पड़ता है पीपलूद गांव। इसे कहा जाता है मारवाड़ का मिनी माउंट आबू। क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ का मिनी माउंट आबू। थार के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध देवी है, थार के क्षेत्र में प्रसिद्ध देवी है। उस देवी का नाम है तनोटिया माता। कौन सी माता? तनोटिया माता। तनोट गांव में इनका मंदिर है तनोटिया माता का। देखें क्या विशेषता रहती है। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ। जब यहाँ पर युद्ध हुआ तब क्या हुआ कि तनोटिया माता के मंदिर की विशेषता रही थी। जो यहाँ से बटालियन थी इस मंदिर के पास ही थी, वो यहीं से वो संघर्ष कर रहे थे। कहते हैं कि देश आजाद होने के बाद में तोपों की सबसे बड़ी लड़ाई कब हुई थी? 1965 में हुई। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर तोपें यूज की थी, घोड़े आ रहे थे। अब घोड़ों की विशेषता क्या रही? अब जैसे मान लो कि ये माता का मंदिर है, इधर यहाँ बॉर्डर हुआ, इधर से सामने से दुश्मन सेना आ गई थी, युद्ध हो रहा है, इधर से पाकिस्तान की सेना आ गई और इधर अपनी नॉर्मल सेना चल रही थी। ठीक, 2 मिनट रुको भी। इधर अपनी नॉर्मल सेना चल रही थी। अब इधर जो टैंक थे ना, इनके घोड़े आ रहे थे। अब इधर आके गिर रहे थे, ब्लास्ट, बड़ा जोरदार ब्लास्ट हो रहा था और इनके पांव हिल रहे थे अपनी सेना के। तो ग्रीक सैनिक थे यहाँ पर। अब क्या हुआ कि जो घोड़ा इधर माता के मंदिर में गिरा ना, वो क्या हो गया? यूज हो गया। हाँ, खुश हो गया, डिसमिस हो गया। ठीक बात है, चलो डिसमिस हो गया, अभी नहीं फटा, वास्तव में नहीं फटा। आज भी यहाँ पर ऐसे बम पड़े इस मंदिर में, अवशेष ग्रुप में पड़े कि जो ब्लास्ट नहीं हुए। तो इस मंदिर की बड़ी विशेषता रहती है। सैनिकों ने बड़ा पसंद किया देवी को, बड़ी जोर की बात है भी है। मंदिर में बम आया, ब्लास्ट नहीं हुआ। वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि ये बात है क्या? आज भी इस बात को देखकर एक रहस्यमय बना होता था, बना हुआ है ये यहाँ वाला। तो अब ये देवी फेमस है सैनिकों की देवी के रूप में। सैनिकों की इस देवी किसे कहा जाता है? दूसरी बात, ये मंदिर में भक्त लोग आते हैं जिनकी इच्छा पूरी होती है, वो रुमाल बांधते हैं। आप भी जाना सुंदर सी इच्छा लेकर, तो रुमाल बांधेंगे तो इस माता को कहा जाता है रुमाल ना बांधा। देखो रुमाल तो बांध के आना, लेकिन इच्छा ढंग से लेके जाना। सही है, ये तो वो काम उल्टा हो जाएगा। कहीं आप कुछ और ही ज्यादा सोच लो, वो पार ना पड़े, आपकी समस्या हो जाएगी। तो ये था आपका मरुस्थलीय प्रदेश, समझ में आ गया होगा।